आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी एडेप्टिव चेंजेस के बारे में। और इसके बाद यहाँ पे जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हमारे चैप्टर 1 में और दे रखे हैं, लाइक हमारा कैल्सिफिकेशन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, और सेल स्वेलिंग और एसिडोसिस, अल्कोलोसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इन सब के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर 1 है यूनिट 1 में वो कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे इन्फ्लामेशन पे कंप्लीट 1 शॉट लाने की। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ समझो कि ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी है, ये सही पूछो तो यार एक कंप्लीट अलग टॉपिक है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ है नहीं, जो हम लोग देखने वाले हैं वो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी है नहीं, वो बेसिकली अडेप्टिव चेंजेस है। लेकिन अब आपके सिलेबस में जिस तरीके से दे रखा है तो हम लोग उसी तरीके से कवर करेंगे। बाकी देखो, मेरा मन था कि मैं आप लोग को ये चीज़ें एक्सप्लेन करूं अलग से, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम भी कम है तो हम थोड़ा सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही ज़्यादा चलेंगे। बाकी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप लोग को इसी तरीके से लिखना है। बेसिकली एडेप्टिव चेंजेस के नाम से ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी मॉर्फोलॉजी भी पूछ लेंगे, तो आपको वही सारी चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि जो सेल इंजरी है, तो सेल इंजरी होने के बाद सेल यहाँ पे 2 स्टेट में जाती है। या तो मतलब अगर सेल को कोई भी डैमेज होता है तो या तो सेल इंजर्ड हो जाती है ना, और या फिर क्या करती है कि सबसे पहले अपने आप को अडेप्ट करती है। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है कि सेल अपने आप को जो है, अगर मान लो सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस लग रहा है, यानी हम लोग सेल के ऊपर कोई भी दबाव लग रहा है किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले सेल अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करती है, यानी उस दबाव या फिर उस स्ट्रेस के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करती है। और जब उससे अडेप्टेशन नहीं होता है तब वो सेल इंजरी के केस में जाती है। अब देखो, ये सारी चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है तो सबसे पहले पहला लेक्चर देख लेना। तो यहाँ पे आज हम लोग यही देखेंगे कि जो अडेप्टेशन होता है सेल का, तो किस किस तरीके से सेल अपने आप को अडेप्ट करती है, यानी कौन कौन से अडेप्टिव चेंजेस अपने अंदर सेल लाती है जब उसके ऊपर कोई हल्का बहुत यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पे अडेप्टिव चेंजेस आर द एडजस्टमेंट्स विच द सेल मेक इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस जब पड़ता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो भी एडजस्टमेंट करती है वही होता है अडेप्टिव चेंजेस। दीज चेंजेस कैन बी फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल। देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि जो अभी हम लोग जितने भी चेंजेस देखने वाले हैं ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हो, है ना। हमारी बॉडी में कभी कभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि ये जो चेंजेस हैं ये हमारी बॉडी के लिए हो, या फिर हो सकता है पैथोलॉजिकल हो, यानी हो सकता है कि हमें कोई बीमारी हो या फिर हमें सच में कोई डिजीज हो गई हो, उसके रिस्पॉन्स में ये अडेप्टेशन हो। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। Now, adaptive changes are generally related to change in size, shape and type of cell. देखो, अडेप्टिव चेंजेस में होता क्या है, जैसे सेल अपने आप को अडेप्ट कर रही है तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा सेल है या तो वो अपना टाइप चेंज कर लेगा, या तो अपना साइज चेंज कर लेगा, या तो अपना जो है शेप चेंज कर लेगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली अडेप्टेशन के अंदर। तो अभी जब हम लोग इसके टाइप देखेंगे तब आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नाउ देयर आर फॉलोइंग एडेप्टेशन अ सेल मेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस, यानी जो अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं तो हमें जो है कुछ इस तरीके के एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं सेल के अंदर। पहला होता है एट्रोफी, और दूसरा होता है हाइपरट्रोफी, थर्ड होता है हाइपरप्लेसिया, फिर आता है हमारा मेटाप्लेसिया, और एट लास्ट में होता है हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसिया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एट्रोफी के बारे में। तो देखो, यहाँ पे एट्रोफी क्या होता है, एट्रोफी इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल। यानी देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सेल की साइज है, देखो बहुत ही सिंपल है, बाकी ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, मेन इसका कंसेप्ट यही है कि जो एट्रोफी है इसमें क्या होगा, जो हमारी सेल है ना इसका साइज छोटा हो जाएगा। सिंपल है, देखो यहाँ पे नॉर्मल आप लोगों को थोड़ी बड़ी दिख रही है, और एट्रोफी केस में क्या होगा, थोड़ा सा इसका साइज यहाँ पे छोटा हो गया। Now, if atrophy takes place in enough number of an organ cell, then the complete organ gets smaller. अब देखो, आप सभी को पता है कि ऑर्गन हो, टिश्यू हो, सब सेल से ही मिलके बने हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा सेल का साइज छोटा हो रहा है तो अल्टीमेटली ऑर्गन का भी तो साइज छोटा हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है। नाउ एट्रोफी इज मेनली फाउंड इन हार्ट, स्केलेटल मसल्स एंड ब्रेन एटसेट्रा। यानी देखो, जो हमारा हार्ट होता है और स्केलेटल मसल होती है, ब्रेन होती है, इसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी देखो, हो तो कहीं भी सकता है, लेकिन इन सारी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं या फिर मसल्स होती हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ इट कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि जो हमारे जितने भी अडेप्टिव चेंजेस हैं, जितने भी हम लोग देखने वाले हैं, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए हो, या फिर पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी डिजीज के रिस्पॉन्स में हो। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे हाइपरट्रॉफी के बारे में। तो हाइपरट्रॉफी इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। देखो, बहुत ही सिंपल है, एट्रोफी क्या था, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल सेल है और उसका साइज क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो हाइपरट्रॉफी हो गई। अब अगर हाइपरट्रॉफी हमारे जो है बहुत सारे सेल्स में हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ऑर्गन का साइज बड़ा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, और इट्स जनरली अकर्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड।
देखो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि अगर मान लो बॉडी की फंक्शन में कभी कभी कुछ जो है इंक्रीज की डिमांड होती है, यानी बॉडी को बहुत ज़्यादा फंक्शन करना होता है, तब क्या होता है, तब हमारा हाइपरट्रॉफी हो जाता है, यानी सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। हाइपरट्रॉफी कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता चल चुकी हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हाइपरप्लेसिया के बारे में, तो हाइपरप्लेसिया इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप एक हिसाब से देखो तो 4 सेल है और हमारी 6, यानी सेल का नंबर ही बढ़ रहा है। नाउ इफ हाइपरप्लेसिया कंटिन्यूज देन फाइनली इट रिजल्ट्स इन द इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स। देखो अब मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है और उसके सेल का साइज यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, तो एट लास्ट में क्या होगा, वो जो हमारा ऑर्गन है वो भी तो इनलार्ज होगा, यानी उसका भी साइज बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है। बाकी इट कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो देखो ये वाला पॉइंट आप लोग को हर टाइप में लिख देना है, इससे थोड़ा सा आंसर जो है लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को तो समझ ही गए होंगे। अब बात करें हम लोग यहाँ पे 4 टाइप यानी कि मेटाप्लेसिया के बारे में, तो मेटाप्लेसिया इज सिंपली डिफाइंड एज डायरेक्टली चेंज इन टाइप ऑफ सेल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सेल का टाइप ही चेंज हुआ जा रहा है। देखो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एट्रोफी में क्या हुआ, हमारा सेल का साइज छोटा हुआ। हाइपरट्रोफी में सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ। और उसके बाद हाइपरप्लेसिया में क्या हुआ, हमारे सेल के नंबर बढ़े। और मेटाप्लेसिया में क्या हो रहा है, सेल का जो है टाइप ही चेंज हुआ जा रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि इन मेटाप्लेसिया फंक्शन ऑफ वन सेल इज कंप्लीटली चेंज इनटू फंक्शन ऑफ अनदर सेल, यानी एक सेल का फंक्शन ही पूरा चेंज हो जाता है। नाउ इट कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारी कोई सेल है तो इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, और स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो इसका काम भी चेंज हो गया, फंक्शन भी चेंज हो गया। तो मेटाप्लेसिया हमारा वही होता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसिया के बारे में, तो डिस्प्लेसिया इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल और स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ। अब देखो एक चीज़ आप लोग समझना, जैसे कोई भी जो सेल होती है तो वहाँ पे देखो जो सेल का एक फाइनल शेप होता है, तो वो यहाँ पे कुछ स्टेजेस में होता है। यानी सबसे पहले देखो कोई भी सेल हमारी एक जर्म सेल से प्रोड्यूस होती है, यानी सबसे पहले हमारी जर्म सेल होती है, जिसके बाद क्या होता है कि इसका देखो थोड़ा सा ग्रोथ होता है, यानी इसका साइज बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते एट लास्ट में हमारी फाइनल सेल जो है तैयार होती है। तो जो हमारे डिस्प्लेसिया है इसमें क्या होता है, या तो जो वो ग्रोथ हो रही है वो तो एबनॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल नहीं होती है, या फिर ग्रोथ ही स्टॉप हो जाती है। जैसे अगर इस वाले एग्जांपल में आप लोग देखो तो हमारी जो सेल है वो उसका साइज यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कोई भी ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे देखो हमारा पहले स्टेज में भी वही सेल है और लास्ट स्टेज में भी वही सेल है, जबकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, हमारी सेल की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसिया में वही चीज़ है। व्हेन द ग्रोथ ऑफ सेल इज स्टॉप एंड इट्स शेप एंड साइज रिमेन कांस्टेंट एज पर जर्म सेल, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसिया। देखो यहाँ पे कोई भी सेल हमारी जर्म सेल होती है स्टार्टिंग में, और उसके बाद यहाँ पे डेवलप होते होते बहुत डिफरेंट टाइप के सेल में ट्रांसफॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जर्म सेल जो है उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है, वही होता है हमारा डिस्प्लेसिया। नो इट कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, यानी जैसा कि हमें पता ही है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे साथ, सेल स्वेलिंग हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया, ये सब ज़्यादातर आपके 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। बहुत रेयर चांस में ही होता है कि ये आपके जो है थोड़ा सा लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 नंबर के हिसाब से ही देखेंगे। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पे सेल स्वेलिंग के बारे में, तो सेल स्वेलिंग इज सिंपली डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। देखो स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, देखो स्वेल का मतलब होता है थोड़ा सा किसी चीज़ का फूल जाना। तो जो हमारी सेल है अगर उसके अंदर वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी वाटर उसके अंदर बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या होगा, सेल हमारी स्वेल हो जाएगी। तो उसी को हम लोग सेल स्वेलिंग बोलते हैं। अब वाटर देखो बढ़ता कैसे है, सेल स्वेलिंग इज जनरली अकर्ड ड्यू टू डिसबैलेंस इन द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे हमारा जो है 3rd वाला लेक्चर देखा है, लास्ट वाला, तो हम लोगों ने उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है अगर वो ख़राब हुआ तो क्या होगा, हमारा जो सोडियम है वो क्या होगा, सेल के अंदर भरना चालू हो जाएगा। और सोडियम अगर भरना चालू हुआ तो सोडियम जो है वाटर के प्रति उसकी एफिनिटी, यानी वाटर की तरफ जो है हमारा सोडियम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अट्रैक्टेड होता है। तो अगर सोडियम आ रहा है सेल के अंदर तो वो वाटर को भी अपने साथ पीछे पीछे लेता आएगा, और एट लास्ट में क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो सेल स्वेलिंग इज जनरली कॉज्ड बाय हाई फीवर, बर्न्स और ड्यू टू एनी केमिकल और बैक्टीरियल एजेंट, यानी ये जो है इन सब रीजन्स की वजह से हो सकता है। जनरली सेल स्वेलिंग रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ साइज एंड वेट ऑफ द ऑर्गन। अब देखो जैसे सेल स्वेलिंग में क्या हो रहा है, सेल हमारी फूल रही है, यानी सेल का साइज थोड़ा बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑर्गन का भी तो साइज और वेट बढ़ता जाएगा। नाउ द स्वेलिंग ऑफ सेल इज रिवर्सिबल। अब देखो जो हमारा सेल स्वेलिंग है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर सोडियम पोटेशियम पंप सही हो जाए और हमारा जो Na है उसका हमारे सेल से जो है आउटफ्लक्स चालू हो जाए नॉर्मल, तो हमारी सेल स्वेलिंग दोबारा से सही हो सकती है।
अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट से समझें तो अल्टीमेटली देखो एटीपी ही हमारा जैसे कम होता है वैसे क्या होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी भी लो हो जाती है। देखो एटीपी लो कैसे होता है, एटीपी लो होता है हमारा यहाँ पे हाइपोक्सिया वगैरह की वजह से। तो एटीपी लो हुआ तो सोडियम पोटेशियम पंप लो हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप लो हुआ तो क्या हुआ, हमारा जो Na+ है वो यहाँ पे इसी के थ्रू बाहर जा रहा था, तो अब जो है सेल से बाहर ही नहीं जा पा रहा है। देखो अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो पहले पिछला वाला लेक्चर देख लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम हमारा सेल के अंदर भरना चालू हो जाएगा, और सोडियम भरा तो वाटर भरा, और वाटर भरा तो क्या हुआ, सेल स्वेलिंग हो गई। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि समझ गए होगे। अब बात करें हम लोग यहाँ पे इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन के बारे में, तो इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन इज सिंपली डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ abnormal substances that can temporarily और permanently damage a cell। देखो एक्यूमुलेशन का मतलब आप लोग समझते हो, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना, यानी कोई चीज़ अगर कहीं पे इकट्ठा हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेट होना। तो यहाँ पे सेल के अंदर एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है कि सेल के अंदर जब बहुत एबनॉर्मल चीज़ें जिसकी सेल को ज़रूरत भी नहीं है अगर वो चीज़ें इकट्ठा होती जा रही है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। अब ये हमारी सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर वो सेल के अंदर भरना चालू हुई तो सेल क्या होगा, डैमेज ही होगी। टेम्परेरी भी हो सकती है, अगर वो चीज़ें बाहर निकल जाए सेल के तो टेम्परेरी है, और अगर नहीं निकल रही हैं भरती जा रही है तो परमानेंट भी डैमेज हो सकती है। Now it can be occur due to overproduction, abnormal metabolism और disbalance in normal physiology। अब अगर मान लो किसी चीज़ का सेल के अंदर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो है मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो गया है। देखो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही हमारे बॉडी में सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो अगर वही हमारा ख़राब हो गया है या फिर जो है फिजियोलॉजी यानी फंक्शनिंग में ही कोई दिक्कत हो गई है तो इन सब की वजह से हमारा एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो सकता है। नाउ इट कैन बी आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अगर टेम्परेरी हुआ तो रिवर्सिबल है, परमानेंट हुआ तो इरिवर्सिबल है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे कैल्सिफिकेशन के बारे में, तो कैल्सिफिकेशन इज डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी टिश्यूज। यानी कि देखो कैल्सिफिकेशन में क्या होगा, सिंपल है कि हमारा जो बॉडी टिश्यू है, कोई भी बॉडी टिश्यू हो सकता है, तो उसमें कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसको हम लोग कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब देखो इट नॉर्मली अकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन बट एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ और बिल्डअप ऑफ कैल्शियम कैन डिस्टर्ब बॉडीज नेचुरल प्रोसेस। देखो आप लोग को पता है कि जो हमारी बोन होती है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। तो देखो नॉर्मली हमारा कैल्सिफिकेशन होता है बोन्स के अंदर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एबनॉर्मल डिपोजिशन, यानी एबनॉर्मली हमारा कैल्शियम इकट्ठा होना चालू हो जाता है। तो अगर एबनॉर्मल हुआ तो देखो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, हमारी सेल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के लिए भी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है, एक लिमिट में रहे तो ही अच्छा है। अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी के जो भी प्रोसेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब कर देता है। Now calcification can be occur almost in every part of body and eventually leads to health problems। यानी ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है और एट लास्ट में क्या करेगा, हेल्थ को प्रॉब्लम मतलब बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करने चालू कर देता है। Now it can be occur due to hypercalcemia, calcium metabolic disorders और calcium rich diet। यानी कि देखो हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है कि हाइपर कैल्सीमिया एक आप कह सकते हो कि डिजीज होती है जिसमें कैल्शियम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाता है, तो हाइपर कैल्सीमिया के थ्रू भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर मान लो कैल्शियम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गए, यानी कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रहा है तो भी हो सकता है। या फिर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच डाइट खा रहे हैं, यानी ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम भरा पड़ा है, तो भी हो सकता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंजाइम लीकेज या फिर सेल डेथ के बारे में, तो हम लोग को जैसा कि पता है जो हमारा लाइसोसोम होता है सेल के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फुलफिल होते हैं, यानी बहुत खतरनाक एंजाइम होते हैं। दीज एंजाइम्स आर सो मच डिस्ट्रक्टिव दैट इट कैन इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय द होल सेल, हेंस दे आर सेफली पैक्ड इनसाइड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स। देखो जो हमारी लाइसोसोम होते हैं उनके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव या फिर कह सकते हो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब वो अगर बाहर आए तो सेल तुरंत खत्म हो जाती है, तो वो यहाँ पे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर पैक रहते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन या फिर मेनली बात करें तो एसिड बेस बैलेंस में अगर डिसबैलेंस हुआ, यानी बॉडी का अगर एसिड लेवल बहुत ज़्यादा कम हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है जो हमारी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक हो जाती है, यानी जिस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे ये जो एंजाइम्स हैं ये पैक हैं वही ब्रेक हो जाती है। फिर क्या होता है एंजाइम हमारे लीक हो जाते हैं, यानी एंजाइम लीकेज हो जाता है, और एंजाइम लीकेज से क्या होता है इवेंचुअली लीड्स टू सेल डेथ। जैसे एंजाइम लीक हुआ वैसे ही हमारी सेल यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे एसिडोसिस और एल्कोलोसिस के बारे में, देखो ये सारी चीज़ें वैसे हम लोग अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने एसिड बेस बैलेंस के अंदर, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत आप लोग देख लो। बाकी अगर डिटेल में जानना है तो आप वो वाला लेक्चर देख लेना, वहाँ पे इन सब के बारे में डिटेल में हमने बात ऑलरेडी करी हुई है।
जैसे एसिडोसिस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बॉडीज ऑर्गन फंक्शन एट अ सर्टेन पीएच रेंज, यानी कि हमारी बॉडी के जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स होते हैं वो एक फिक्स पीएच पे काम करते हैं, यानी और यहाँ पे क्या होता है, डिसबैलेंस इन दिस पीएच रेंज कैन कॉज डिस्टर्बेंस इन फंक्शनिंग। आइडियल पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो एक नॉर्मल पीएच पे काम कर रहे हैं, अब अगर इस पीएच में छेड़छाड़ हुई तो हमारी बॉडी के फंक्शन में भी छेड़छाड़ हो जाएगी, यानी गड़बड़ी हो जाएगी। अब अगर एक आइडियल पीएच की बात करें, यानी जिस पीएच पे काम करते हैं वो पीएच हमारा क्या होता है, नॉर्मली 7.4 होता है। तो अगर हमारा पीएच 7.4 से कम जा रहा है, यानी 7 से कम जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में एसिड के लेवल का बढ़ जाना। और अगर हमारा पीएच 7.4 से ऊपर जा रहा है तो हमारा क्या हो गया, एल्कलोसिस, यानी बॉडी में हमारे कह सकते हो कि बेस का लेवल बढ़ रहा है। देखो इतना तो पता ही है ना कि 7 से नीचे पीएच है तो एसिड होता है, 7 से ऊपर पीएच है तो बेस होता है, तो वही चीज़ है। नाउ दिस एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस आर ऑफ जनरली 2 टाइप्स। अब ये हमारे यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पर रेस्पिरेटरी और सेकंड होता है हमारे यहाँ पे मेटाबॉलिक। अब रेस्पिरेटरी में क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो एलिमिनेशन है उसके रेट में या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, ठीक है। इन्हीं दोनों की वजह से हमारी ये दोनों प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब अगर डिटेल में जानना है तो एसिड बेस बैलेंस देख लेना, बाकी अगर ऑलरेडी पता है तो समझ ही गए होगे। और मेटाबॉलिक में क्या होता है कि इसके अलावा जो भी रीजन्स होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक में आ जाते हैं। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में, तो देखो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट आप लोग को पता ही है, ब्लड स्ट्रीम कंटेन्स मैनी केमिकल्स दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। इलेक्ट्रोलाइट्स आर वन ऑफ देम। देखो जो हमारा ब्लड होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ब्लड के साथ साथ जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उन्हीं में से एक होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल आयंस होते हैं, ना कि इलेक्ट्रोलाइट, बट नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं। Now disbalance in these electrolytes can cause variety of disturbances. Electrolyte imbalance can become results into vomiting, diarrhea, sweating, high fever। यानी कि देखो अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को याद होगा। अब देखो ये सारे जो जितने भी टॉपिक हम लोगों ने देखे हैं ये जनरली हमारे 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, लेकिन बाई चांस ऐसा हो सकता है कि कभी आपसे ये 5 नंबर में भी पूछ ले जाए। तो यार थोड़ा बहुत तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बना के भी लिख सकते हो, थोड़ा एक बेसिक आइडिया तो आप लोग को लग ही गया है। बाकी देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इन्फ्लामेशन के बारे में। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमारा एक ही 1 शॉट में कंप्लीट हो जाए, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।